जय श्री राम। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। रविंदर जी जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में सभी ने ज्वाइन किया। थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विश्लेषण है आज का, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारे सेशन हमारे रिकॉर्डेड है। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप इनको देख सकते हैं। तो समय की हो सकता है लोगों को थोड़ा सा रहता है, सर्दी का समय है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इस सेशन और टॉपिक को लेके भी हमने थोड़ा सा मंथन किया कि कुछ ऐतिहासिक सेशन भी, इस तरह की चीजें, जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे कि हमें और हमारे नई पीढ़ी को, हमको खुद को भी उस हिस्ट्रिकल जो इतिहास, जो चीजें रही हैं, उनके बारे में भी हम कुछ चीजें जान सकेंगे। किस तरह से क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ या बाकी भी चीजों के खिलाफ किस तरह से चीजें फेस की हैं, जिससे कि हमें उनके प्रति एक जानकारी आए और उनके जीवन शैली से हम कुछ अपने जीवन में भी निर्धारित करें आज की जिम्मेदारी के हिसाब से। क्योंकि जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये हमेशा से रही है और हमेशा ये चलती रहेगी। तो ये इन सब चीजों के माध्यम से हमें अपने आप को भी इवेलुएट करने की, अपने समाज को भी, जब तक हमें ऐतिहासिक चीजों की सही जानकारी या सही उनके मापदंड नहीं पता होंगे, तो हम अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी शायद उनको भली भांति नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। तो ऐतिहासिक चीजों की जो आज का विश्लेषण है, ये जो जानकारी है, कि हो सकता है कि इस जानकारी में हम बहुत ज्यादा विश्लेषण या बहुत ज्यादा उस तरह की जानकारी ना दे पाए, लेकिन जितना हम इसमें अपना जो बेस्ट दे सकते हैं, कि आज का जो टॉपिक है 1857 की जो क्रांति थी, कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे हुई थी, और किन किन महापुरुषों के द्वारा या किन किन क्रांतिकारियों के द्वारा उस चीज को बेसिकली लड़ा गया, फेस किया गया, या उन्होंने उस चीज का बीड़ा उठाया। ये तो सब जानते हैं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति थी, कि जो सब लोग उस टाइम पे गुलाम थे, इंडिया गुलाम था, भारत गुलाम था, तो उससे आजादी सब चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसी शुरुआत होनी थी कि जिससे कि बाकी लोगों में, पूरे देश के जो लोगों में, उसमें उनमें एक ऊर्जा, एनर्जी आए और उस चीज के लिए आवाज उठाए। तो मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा इस पे मेरी खुद की जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा समय इस पे मैं खुद से नहीं लूंगा। और जैसा मैंने बताया था, बाकी अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो आज के जो बेसिकली हमारे मेन स्पीकर हैं मिस्टर रविंद्र तोमर जी, इस पे हमारे साथ में जानकारी और जो ऐतिहासिक चीजें हैं उन पर जानकारी साझा करेंगे। और जितना हो सकेगा, क्योंकि ये इस जानकारी के उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है, उनका हम उसके हिसाब से स्वागत भी करेंगे। अच्छा भी लगेगा कि हमारी नॉलेज में कुछ तो ऐड होगा। हो सकता है कि किसी चीज के मापदंड को लेके या किसी व्यक्ति विशेष को लेके कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, लेकिन उनको हम सेशन के लास्ट में कुछ रहेगा तो हम कवर कर सकते हैं। और उसी ओपन माइंडेड, उसी पारदर्शिता से उन चीजों को सुने, एक्नॉलेज करें, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए और ज्ञान की वृद्धि हो इतिहास के बारे में। रविंद्र तोमर जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर अनम्यूट करें, मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम सर, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव सर। धन्यवाद योगेश जी, आपने मेरे को मतलब ये सेशन आपने रखा और मेरे को आपने मौका दिया जी बोलने का, और जितना मेरे को पता है उसके मैं अपने विचार रखूंगा आज यहाँ पे। बेसिकली मैं वैसे तो जैसे मैंने आपको एक दिन कहा था कि एक दिन 1857 क्रांति, जो क्रांति के महानायक हैं या वीरांगनाएं हैं, उन पे एक सेशन रख लेते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी कारणवश मैं सोच रहा था कि दोपहर से ही मैं कुछ तैयारी कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। तो जितना मेरे को याद है, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया पढ़े हुए, तो जितना याद है मैं उसका डिस्कशन अभी यहाँ पे कर लेता हूँ सभी से। दो चार नाम तो या ज्यादा नाम तो आपको भी पता होगा, जैसे हमारे
एक तो मैं इनको जितने भी हमारे क्रांतिकारी या महापुरुष है इनको देवता स्वरूप कहता हूँ, या बड़े हैं उनको बाबा कहता हूँ। तो हो सकता है मेरे मुंह से कई बार निकल जाए, तो क्षमा चाहूंगा कि भाई आप ये सोचे कि भाई कहिए कि इसने तो खुद ने बाबा बना लिए। तो ऐसा नहीं है, वो मेरे भाव हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे जी का, तो मंगल पांडे जी का आपने नाम सुना होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि जो उन्होंने हथियार उठा लिए। वैसे सभी को पता है कि वो ब्रिटिश सरकार में थे और एक फौजी के रूप में थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उसमें ना जो गाय है, गाय की चर्बी जो कारतूसों में मिला दी। जो विद्रोह का कारण हुआ था, जो माननीय श्री मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था, उसका कारण ये था कि उसमें गौ की चर्बी मिला दी थी और उसको कारतूस को मुंह से काट के भरना होता था जी बंदूक में। तो जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हम जो है ये यूज नहीं करेंगे। तो उनको जबरदस्ती फिर बोला गया कि भाई नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने विद्रोह किया और वहां से एक ज्वाला उठी थी। मतलब वैसे तो 1857 क्रांति जो है पहले ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया। तो जब विद्रोह किया तो फिर मतलब पहले मना किया, फिर अपने कुछ साथियों के को संगठित किया और फिर एक उन्होंने विद्रोह कर दिया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि उस समय कालीन हमारे भारतवर्ष के कितने सैनिक थे, लेकिन किसी ने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने ही विद्रोह किया। तो कहीं ना कहीं वो धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक भी थे और उनके भाव भी राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति भी थे, तभी उन्होंने वो निर्णय लिया। उनके साथ साथ और भी साथी हैं जो उनके साथ साथ है, लेकिन नाम उसी का होता जो अग्रणी होता है। करेक्ट। तो उन्होंने विद्रोह भी किया, खैर उनको फिर बंदी भी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद उनको फिर जो 1857 क्रांति, क्योंकि वो मेरठ धरती से ही चालू हुई थी, तो बाकी जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने उनको छुड़ाया था। तो और कौन क्रांतिकारी थे ऐसे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, उनके में आप हो सकता है आपने पहले कभी नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के नाम बताऊंगा जिनके आपने नाम कभी नहीं सुने होंगे। हमारी जो झांसी की रानी थी, आपने एक मैं आप सभी जैसे आप देखोगे उनका एक नारा था, शायद आप भूल गए होंगे, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो अभी बहुत कम याद रहता है, बचपन में हम सबके याद था। सबको पता कि वो लड़ी थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि लड़ी क्यों थी। बेसिकली झांसी की जो झांसी की रानी थी, वो आप सभी को पता है कि झांसी की रानी थी वो। तो उनका जो जन्म था ना, उनका जन्म जो 1828 में हुआ था, आई थिंक मेरे ख्याल में 19 नवंबर को उनका हुआ था, 1828 में। और जो इनकी जो जयंती थी, और बलिदान जो था वो शायद 18 जून 1858 को उनका हुआ था, और 1828 में उनका जन्म हुआ था, सॉरी, और 1858 में उनकी बलिदान दिवस हुआ था। बेसिकली उनके जो उनका नाम जो था महारानी, हमारी जो झांसी की रानी जी का था, तो सबको बहुत कम को पता होगा उनका वास्तविक नाम क्या था। वो तो चलो वो तो बाद में फेमस हो गया कि झांसी की रानी जब वो शहीद हो गई, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका तांबे। करेक्ट। और बचपन में उनको मनु के नाम से भी कहा जाता है। अगर किसी की झांसी की रानी जो है याद हो किताबों में, तो आपको शायद अब वो पन्ने याद आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी जो शादी हुई थी राजा गंगाधर राव जी से हुई थी, उनकी जो शादी हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये जो उस टाइम पे अंग्रेजी उधर कप्तान वगैरह जो भी उसको बोलते होंगे उस टाइम पे, तो लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम पे। तो उसने अपने नीतियों के कारण
उनको जो है राज्य का दर्जा नहीं दिया था और उसको अपने अधीन करने के ओर था, षड्यंत्र के तहत। क्योंकि गद्दी पे राजा नहीं है तो उसने सोचा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत कब्जा हो जाएगा। लेकिन अब वो तो झांसी की रानी थी, महाबलिदानी थी, तो उन्होंने कमाल संभाली। तो आपने जैसे नाम सुना होगा, ये उनके साथ जो है नाम जो जोड़ा जाता है, मैं नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका, तांत्या तोपे ऐसा ही कुछ नाम था। तांत्या टोपे है, हाँ तांत्या तोपे जी थे, बिल्कुल सही। तो वो अलग अलग नहीं थे, कई बार ये लगता है कि इन्होंने अलग लड़ाई लड़ी, उन्होंने अलग लड़ाई लड़ी, नहीं, वो इनके साथ ही थे। ऐसे और योद्धाओं को साथ लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और एक समय ऐसा आया था कि इनका जो पुत्र थे, अब देखो देखने वाली बात ये थी कि काफी राजाओं ने सरेंडर भी किया था, बहुत सारे राजा थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि एक समय ऐसा आया कि उनका जो पुत्र था, शिशु था छोटा सा, उसको कोई वहां पे मतलब देखभाल करना यानी खिलाना उसके लिए भी नहीं कोई था वहां पे। तो उन्होंने उस टाइम उनको अपनी पीठ पे कपड़े में बांधा और लड़ा, और वो लड़ाई वहां पे जो किले में थी वो वहां पे लड़के, और वो लगभग वहां से हरा दी थी उन्होंने अंग्रेजों को। फिर वो उधर से ग्वालियर चली गई थी, वहां फिर लड़ते लड़ते उनको जो है सर में तलवार लगी थी, वहां उनका वो शहीद हुई थी। तो अब देखिए कि जहां एक तरफ इतने राजाओं ने सरेंडर कर दिया, इतने उसने कर दिया, तो हमारी एक ऐसी भी महान वीरांगना हुई है जिन्होंने दास्ता गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ना स्वीकार किया, अपने बलिदान देने स्वीकार की। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं इस धरती पे। तो दो मैंने आपको बता दिए जिनके बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उनके बारे में शायद ही एक दो भाई, सम्मानित भाई यहाँ पे जानते होंगे, जो मैं नाम बताने वाला हूं, जिनमें सबसे पहला नाम है बाबा श्यामल तोमर जी का। अब वो ये मत कहना कि मैं तोमर हूं इसलिए मैं बाबा लगा रहा हूँ, वो एक्चुअली उनके नाम पे लिखा ही जा रहा है, मेरे पास फोटो है, या काफी लोग बाबा श्यामल तोमर जी कहते हैं। ये शायद आप नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है एक दो ने सुना होगा कि ये नया नाम कहाँ से आया। मैं इनका बारे में बता देता हूँ। अभी जो बागपत जिला है उसमें एक बिजरोल गांव है, वहां के रहने वाले थे, एक जमींदार थे। पहले तो ये सारा एरिया मेरठ के अंदर ही आता था, मेरठ मंडल में ये जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, ये बुलंदशहर, ये सारा एरिया मेरठ मंडल में ही आता था। तभी अलग अलग बिजनौर वगैरह नहीं होते थे, ये सारा एरिया मेरठ मंडल में था। तो उन्होंने जो है वो एक जमींदार थे, कोई राजा नहीं थे, एक जमींदार थे, किसान परिवार से थे। लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने टैक्स इतना लगा दिया था कि किसानों को टैक्स देते ही अपना पालन पोषण करते, वही समझ नहीं आता था। लेकिन ये जो धरती है ना, ये जैसे मेरठ भूमि है, मेरठ भूमि केवल मेरठ की बात नहीं करूंगा, इसके चारों तरफ अगर 200-250 किलोमीटर का डाया खींच लेंगे ना आप, 100 किलोमीटर का डाया खींच लेंगे पूरा का पूरा, ये वो एक भूमि है। पता नहीं इसकी वायु में क्या है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे 1857 की क्रांति जो है वो एक ही दिन पूरे उसमें होनी थी, लेकिन यहाँ पे 2 दिन पहले लट उठा लिया था। तो ये धरती पे पता नहीं क्या है, इसमें है कुछ हवा पानी है, क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। अब वो कितनी बात, एक कहानी मेरे याद आ जाती है कि एक बार जब श्रवण जी जो हैं अपने माता पिता को वो कराने जा रहे थे, तीर्थ कराने जा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह जो है वो रख दिया जिसपे वो लेके जाते हैं, जैसे मैं कहूंगा कावड़ी लेके गए थे वो। तो एक जगह भूमि पे जब रखी थी तो उसके पिता ने पूछ लिया था कि क्या बेटा मेरठ आ गया क्या, ऐसा, मतलब उस टाइम पे मेरठ को कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये धरती ऐसी है कि ये मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की क्षमता है इसमें। तो चलो खैर, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। टॉपिक जरा थोड़ी सी दूसरी तरफ चला गया था जी।
तो इन्होंने उस एरिया में बगावत छेड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब मंगल पांडे जी को बंदी बना लिया गया था तो इन्हीं क्रांतिकारियों ने मेरठ जाके हमला बोल के उनको छुड़ाया गया। वो यही दल था पूरा का पूरा। अब इनके बारे में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि इन्होंने किसानों का सभी, क्योंकि जब तो किसानी थी, जब कोई फैक्ट्री तो नहीं, नेतृत्व करते हुए सभी को साथ लेके 20,000 किसानों की सेना इकट्ठी कर ली थी उस टाइम। और क्रांतिकारियों को रसद सामग्री पहुंचाना, उनको जगह जगह टक्कर देना, उनकी टुकड़ियों में छापेमार युद्ध करना, उनकी नाक में इतना दम कर दिया था कि लास्टली उनको इन पे इनाम रखना पड़ा। और इनको फिर जैसे, क्योंकि उनका तो काम था कि किसी को पैसे दे दिए, हिंदुस्तान में कमी थोड़ी ना गद्दारों की। मैं क्षमा चाहूंगा कि ये वास्तविकता है और मुझे पीड़ा है इस बात की कि धरती पे जितने वीर पुरुष हुए इतने गद्दार भी हुए हैं, जो कुछ पैसे के लालच में, किन्हीं चीजों के लालच में आके यहीं पे उन्होंने गद्दारी की है। और यहीं पे ऐसे नहीं ये भूमि पे आक्रमण हुए और यहाँ पे उनकी जीत हुई ना, जीत हुई है यहाँ के गद्दारों की। उनकी कोई जीत नहीं हुई, यहाँ पे गद्दारों की जीत होती थी। तो उनको पैसे, मतलब इनाम भी रखा गया था और काफी सारा पैसा उनको दे के फिर, क्योंकि कहानी इतनी लंबी हो जाएगी एक ही टॉपिक पे, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं कि उनको फिर लास्ट में जो है धोखे से एक जगह घेरा गया था और उनको वहां पे लड़ाई हुई। अच्छा, लड़ाई हुई तो इनके पास तो वही भाले तलवारें ये थी, तो उन्होंने उस टुकड़ी को हरा दिया था। मतलब आमने सामने के तो बहुत युद्ध हुए थे, लेकिन वो फ्रंट वाला था, लेकिन इनके पास तो तोप और ये असला सब कुछ लेके आए हुए थे। तो फिर वो चालू होके वहां आ रहे थे और इनकी गर्दन अंग्रेजों द्वारा काट ली गई थी। और उस जो है गर्दन को इन्होंने भाले की नोक पे टांग के पूरे एरिया में घुमाया था। आज भी बिजरोल में वो गांव मौजूद है जहां पे 30 या 32 शहीदों को उस पेड़ से लटका के फांसी दी गई थी। और वैसे तो क्रांतिकारी, देखो क्रांति में जैसे राजा हुए और महाराजा हुए, उन्होंने क्रांति में भाग लिया, तो वो तो एक था कि अपने राष्ट्र को भी बचाना था और उनको ब्रिटिश सरकार पे आना भी था। लेकिन ऐसा देखने को आपको बहुत कम मिलेगा कि जो किसान परिवार में उन्होंने विद्रोह किया और 20-20 हजार किसानों को जोड़ के सेना तैयार कर ली थी और अंग्रेजों को मतलब लाखों चने चबाने पड़ गए थे उनको हराने के लिए। तो इसी क्रम में मैं आपको 2 वीरांगनाएं और आज बताऊंगा जिनका भी नहीं पता है। तो जब ये शहीद हो गए थे, क्योंकि ये शहीद होने के बाद में भी ये रास्ता थमा नहीं था कि ये जो बलिदान होना या इन अंग्रेजों से लड़ना थम गया था, जारी रही थी लड़ाई। तो उसके बाद में 2 बहनें थी, शिव देवी तोमर और जया देवी तोमर, जो 16 साल की थी और एक 14 साल की थी। क्योंकि लड़ाइयां तो लड़ी गई थी, हालांकि श्यामल सिंह जी ने एक जो पुल था वो भी उड़ा दिया था कि भाई जिससे फौज की तोपे वो पे ना आए, लेकिन उनके पास तो बहुत समाधान, मतलब सभी चीज के हथियार ले लो, क्योंकि फौज उनके पास संसाधन ऐसे थे तो वो रास्ते बना लेते थे। तो फिर लेकिन टुकड़ी के साथ युद्ध हुआ था, बड़ी बहन का जो 16 साल की थी उनके साथ युद्ध हुआ था शिव देवी तोमर का, और उन्होंने एक टुकड़ी को हरा दिया था और खुद भी घायल हो गई थी। लेकिन बैकअप तैयार करके वो फिर आए और घायल होती हुई उसके साथ हमले फिर हुए और वो घायल अवस्था में लड़ी और शहीद हो गई। शहीद हो गई तो अपना फिर जो सैनिक हमारे बचते थे, किसान ही थे सारे सैनिक, क्या थे, कोई वो प्रशिक्षण थोड़ी ना थे, वो तो तलवार और भाले से लड़ने वाले थे, तो वो अपना छुप जाते थे। उसके बाद में 14 साल मात्र, देखो ऐसी ऐसी वीरांगना यहाँ पे पैदा हुई है 14 साल में। आज बच्चा हमारा ढंग से बात करने नहीं सीखता है। तो जो छोटी बहन थी जया देवी तोमर, उन्होंने तलवार उठाई और उन्होंने तलवार उठा के वहां वो बागपत एरिया से चली, बागपत एरिया से चल के
और सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ के रास्ते इधर से जाते हुए, क्योंकि वो मैं नाम अब याद नहीं है मेरे, कि वो जो नेतृत्व कर रहा था उस सेना का, जिसने बाबा श्यामल तोमर जी और श्री देवी तोमर को मतलब हत्या की थी, तो वो लखनऊ में जाके पकड़ा था और वहां पे लड़ते हुए उसका सरकलम किया, वहां पे लड़ते हुए वो शहीद हुई थी। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी यहाँ पे हमारी धरती, मतलब ये तो मैं एक वो बता रहा हूँ, वीरांगनाएं 1857 में बहुत ने भाग लिया था। तो शायद ये नाम भी आज आप पहली बार सुन रहे होंगे जी। दूसरी बात मैं एक और यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो केवल एक नाम है, अकेलों ने लड़ाई नहीं लड़ी, जिस उसके साथ 50-50 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर के इनके साथ जो योद्धा वीर और वीरांगनाएं इनके साथ थी, लेकिन नाम उन्हीं का होता है जो नेतृत्व करते हैं। करेक्ट। अब इसके साथ एक मैं नाम आप एक वीरांगना का और आपको नया बताऊंगा, खैर वो पता होगा आपको, नीरा आर्या। सुना है। नीरा आर्या जी कौन थी? नीरा आर्या जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रथम जासूस थी और ऐसी वीरांगना थी ये कि जिन्होंने, आज तो खैर ये पता चल जाए किसी को कि भाई मेरा पति थोड़ा ये करता है या वो करता है या गद्दारी कर रहा है, कुछ नहीं कहेगी। इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी क्योंकि वो गद्दार था, वो अंग्रेजों का पिट्टू था। जब उनको पता चला कि वो अंग्रेजों का पिट्टू है तो इन्होंने अपने पति को भी नहीं बख्शा, उसको भी कत्ल कर दिया, मौत के घाट तुरा दिया था रात को ही। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस धरती पे हुई हैं कि जिन्होंने अपना खुद अपने हाथ से सिंदूर मिटा दिया। कुछ सालों बाद में पता चल गया था कि जी वो जासूस है, तो अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके, और जहां पे उस टाइम की कैद थी वो काला पानी कहते थे, मेरे ख्याल में दमन द्वीप में था या लक्षद्वीप में, कुछ ऐसी जगह थी वो जहाँ पे जेल शायद आज भी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे इनको डाल दिया था और वहां पे इनसे सच उगलवाने के लिए, राज उगलवाने के लिए अंग्रेजों ने कितना, इससे ज्यादा क्या अत्याचार हो सकते हैं कि इनके स्तन तक काट दिए थे। इससे ज्यादा अत्याचार नहीं हो सकता कोई। लेकिन उस महान वीरांगना की बहादुरी देखो कि उन्होंने टस से मस नहीं हुआ, ना कोई राज, ना कोई ऐसी गुप्त चीजें उनको बताई जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कोई नुकसान पहुंच सके या हमारे आंदोलन को कोई नुकसान पहुंच सके। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस धरती पे हुई है। इसी में आपको एक नाम और जोड़ूंगा, हरियाणा में सोनीपत के पास गांव पड़ता है, नाम तो मैं भूल रहा हूं, उद्यमी राम जी का और उनकी पत्नी का। उन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था और वहां भी जैसे 5,000-10,000 लोगों को ऐसे इकट्ठा करके उन्होंने भी वहां अंग्रेजों को खूब टक्कर दी थी। लेकिन दिक्कत यही थी कि हम सनातनियों के पास जो इतने बड़े अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे, लेकिन समय अनुसार हमने शास्त्र और शस्त्र सही से नहीं पढ़े तो हथियार हमारे पास छोटे छोटे ही रह गए। तो अंग्रेजों के पास असले बड़े थे, तो उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था कि उनको भी लास्ट में बंदी बना लिया गया था और उनकी हत्या करके उनकी और उनकी पत्नी की पेड़ पर टांग दिए थे और 7 दिन तक किसी को छूने नहीं दिया था। उसके बाद 7 दिन के बाद उनको उतार के वहीं जमीन पे छोड़ दिया था और बोल दिया था जो उनके आजू बाजू आएगा तो उसको भी फांसी दे दी जाएगी, और वहां पे अपनी फौज लगा दी थी। तो उनके आप मान के देखिए कि उनके तो दाह संस्कार तक भी नहीं हुआ, ऐसे ही चील कौवे उनको खा गए। तो ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं से धरती भरी पड़ी है कि इस 7 जन्म तो छोड़ो, अगले 70 जन्म भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। अगर 70 जन्म भी धरा पे हम जन्म ले और उनको नमन करें, पूजे, तो शायद हम कर्ज नहीं उतार सकते। और आज हम कहाँ लगे पड़े हैं, हम छोटे छोटे लालचों में, छोटी छोटी चीजों में
हम लगे पड़े हैं, ना हम राष्ट्र के लिए कुछ सोच रहे हैं, ना धर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो मेरे को अभी जिनके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि काफी समय बाद ये योगेश जी ने, जैसे मेरे को दोपहर को बात हुई थी तो मैं नहीं पाया, तो ये मोटे मोटे ये मेरे को पता है, नाम तो और भी हैं लेकिन उनके बारे में मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी समय पहले मैंने भूला, मतलब पढ़ा था, तो आज प्रॉपर याद नहीं है, उड़ती उड़ती आधी अधूरी जानकारी हम अपने महापुरुषों महाबलिदानी के बारे में दे तो वो मेरी सोच में अनुचित है। तो मैं बस, मेरे को इतना ही आज कहना था, बाकी और भी वक्ता होंगे, उनको भी पता होगा ऐसे बलिदानी महाबलिदानी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने नाम लिए हैं चाहे गूगल पे पढ़ लें, शायद और ज्यादा इनके डिटेल में आपको पता चलेगा। लेकिन जितने हम तीज त्योहार मनाते हैं, जितने हम चीजें बलिदान दिवस के रूप में बनाते हैं, तो इनको भी मनाना चालू कर दीजिए, ताकि उनकी आत्माओं को लगे कि जिनके लिए हमने ये बलिदान दिए हैं आज हमें याद किया जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका, और आपने काफी ऐतिहासिक चीजों को टच किया जितना हो सकता था, और ठीक है, इस पे और हम विश्लेषण के तौर पे कभी फिर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने काफी कम समय में काफी सारी चीजें बताई। और देखो, इन सब चीजों का डिस्कशन करने का ध्येय हमारा यही है कि इन सब चीजों से हम कुछ अपनी लाइफ में प्रेरणा मतलब बनाएं, उनसे लें, और चीजों को हम उस तरह से करें, क्योंकि आज के समाज में जो जरूरत है उस त्याग की, समर्पण की, कि कहते हैं ना कि जैसे आपने एक मीरा आर्य जी का आपने जो एग्जाम्पल दिया, सुभाष चंद्र बोस जी के जो साथ में थी, कि उनके लिए वहां पे राष्ट्र और मतलब कहते हैं ना कि देश सर्वोपरि था, तो इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने पति की भी हत्या की, कि यदि वो गद्दार है या किसी उससे जुड़ा हुआ है, जो उस समय के हिसाब से जो नेताजी जो मुहिम लेके चल रहे थे, तो वहां पे वो उनका मतलब उनका समर्थन करती है, ना कि और अपने पति की भी हत्या करके और उनकी मुहिम में शामिल हो जाती है। फिर आपने उनके बारे में बताया कि उनको इस तरह की सजा दी जाती है, उसके बाद भी उन्होंने एक वर्ड भी उनके मुहिम के लिए या इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक नहीं की, मतलब कहने का मतलब। तो बहुत ये संजीदे ऐसे मतलब ऐतिहासिक चीजें अभी हुई हैं, बड़ी रिसेंटली हैं, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 100-150 साल पुरानी सारी हिस्ट्री है ये, जितनी भी अभी आपने बताई है। और इसमें बहुत सारे और भी महान क्रांतिकारी रहेंगे जिनको शायद अभी हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जितने भी आपने अभी इतने कम समय में बताए हैं, इनमें से भी हम बहुत सारों को नहीं जानते थे, जिससे कि ये जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई हमारे सज्जन इस चीज पे बात रखनी चाहे या कुछ इनपुट देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन हम इसी के दायरे में ही थोड़ा सा रखना चाहेंगे। बाकी तो हमारे टॉपिक और चीजें बड़ी और भी सब चीजें चली रहती हैं, तो थोड़ा सा आज हम इसी के समक्ष अपने आप को थोड़ा सा इस पे बात करना चाहेंगे। और भी कोई हमारे भाई बात रखनी चाहे तो रख सकते हैं, जैसे कमल जी जुड़े हुए हैं, संजय जी हैं। संजय जी शायद मार्केट में शायद बाहर है मेरे ख्याल से, जिसकी साइड से जो संभव हो सके, बाकी सेशन को फिर नहीं तो हम क्लोज करेंगे उसी हिसाब से। कोई अपनी बात रखनी चाहे तो रख सकते हैं, और आज का सेशन ओपन है सभी के लिए। तो और मैं इस मतलब आज के जो टॉपिक है उसको कहीं और या किसी और चर्चा से नहीं जोड़ना चाहेंगे हम। तो आज कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसी के समक्ष या इसी की जो रविंद्र जी ने जो जानकारी दी है उसमें कुछ और इनपुट देना चाहें या कुछ और सपोर्टिव रखनी चाहें तो बात रख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं, क्लोज करते हैं। आज का सेशन यहीं पे, कोई समस्या नहीं है। आज का सेशन थोड़ा कम भी रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो इनपुट हमें लेना था, मिलना था, वो रविंदर जी से काफी अच्छा इनपुट मिला है। लेकिन फिर भी उसमें किसी और का भी कोई इनपुट आता है तो उसका भी स्वागत है। राजेश जी, राजदेव जी, कोई अपनी बात रखनी चाहें? संजय जी भी आज पता नहीं शायद अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बाकी सेशन को कंक्लूड करते हैं यदि ठीक है सभी लोग। आपकी योगेश भाई, मेरे ख्याल में आज मैं तो अभी देखा है, आज संख्या बल भी काफी कम है। हाँ, संख्या बल कम था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कम। कोई बात नहीं है, हम इस सेशन को एक बार और भी कर सकते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के सेशन ना, जितने जहां तक जागरूकता फैले, हाँ जी, हाँ जितने जी। लोगों का हमारे इन महान देवी देवताओं के बारे में पता चले, इतना कम है। हम्म। तो हम ये कर सकते हैं कि नेक डे भी रख सकते हैं, और जी आप चाहें तो भाइयों का मतलब कोई इनपुट हो तो ले सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कंक्लूड हाँ कर सकते बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे सभी ने काफी अच्छे से सुना, और ये चैनल जो आज का सेशन है यूट्यूब पे चला जाएगा, और बाकी इसको रिपीटेड हम और एक बार रख लेंगे, जो एक बार शायद और अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी कभी, तो फिर और समक्ष में रख लेंगे। बाकी आज के लिए मेरे ख्याल से ठीक है, सभी लोग मेरे ख्याल से एक लेवल तक सुन रहे हैं, और ठीक है, इस सेशन से जो आपने लर्निंग किया है, समझा है, उसको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बताएं, समझाएं, और कोई इनपुट देना चाहता है तो इनपुट दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आज का सेशन कंक्लूड है। बहुत अच्छा लगा रविंदर जी आपसे मतलब ये चीजें जान के, और जब भी आपसे कोई चीज मैंने बोली है किसी चीज पे, तो आपने हमेशा उस चीज को एक्सेप्ट किया है, और कहीं ना कहीं अपने समय के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से आपने उस चीज को मैनेज किया है। तो बाकी भी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप एक वीएसएस का पार्ट बने हुए हैं, इतने टाइम सबको हो चुका है, अपने अपने टॉपिक लेके आए, एक्टिव रोल अदा करें, और किसी चीज पे आप लोगों को विश्लेषण ज्यादा देना है, लेना है, तो आप भी अपनी चीजें लेके आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है खाली ये हमारा ही चैनल है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ही बात करेंगे, या और किसी को नहीं है, बाकी सभी के लिए ऑप्शन है। और कभी कोई अलग से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप अपनी वार्तालाप रख सकते हैं, या इस टॉपिक पे रखना चाहिए। लोग इनपुट ही नहीं देते, कोई मैसेज ही नहीं करता। इतने सारे मैसेज मेरे जाते हैं लोगों को, लेकिन लोगों के मैसेज ही नहीं आते कि कोई टॉपिक भी नहीं सजेस्ट करते कि सर इस टॉपिक पे ले लिया जाए, या इस टॉपिक पे आप कुछ इनपुट देना चाहें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ा सा और एक्टिवनेस बढ़ाइए, जिससे कि और हम इस चीज को अच्छे से स्थापित करते रहें। ठीक है, कहते नहीं कि लोगों के अंदर जागरूकता है, बहुत है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समय लोगों के पास नहीं है, सब लोगों को सब पता है, व्हाट्सएप से पता है, सोशल मीडिया से पता है, वो पता होने तक पता है, लेकिन जब हम आमने सामने किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो हम लोगों के भी चक्षु खुलते हैं, अंदर तक के ना बातें खुलती है, दिमाग खुलता है, समझते हैं। एक ही चीज को जब हम बार बार भी बोलेंगे, जब उसी चीज से काम चलेगा, तो फिर उसको बार बार सुनना भी पड़ेगा। तो यही मेरा मानना है, बाकी व्यक्तिगत रूप से। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम सर। हर हर जय महादेव श्री सर। राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।